अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुजम्मिल। मुल्की सियासत में एक मरतबा फिर से असम्बलियाँ तहलील करने की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है और इमरान खान साहब के ऐलान के बाद से इस पर मुशावरत दोनों जानिब शुरू हो चुकी है। अगर हुकूमती कैंप की बात करें तो राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उनका कहना यही था कि अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनकी जो तारीख़ है उसको हम आम इंतखाबात तक मुलतवी कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की तरफ से सामने आई है कि अगर पहले इलेक्शन करवाना भी पड़े तो ज़िमनी इंतखाब को अगर हम तवील ले जाएं और इसकी डेट को एक्सटेंड कर दें तो कम अज़ कम उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। ये गवर्नमेंट का जो प्लान है वो आज राना सनाउल्लाह साहब ने अफर्म किया है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि 20 मार्च से कबल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो है वो इलेक्शन करवाने हैं और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब और केपी में अगर इलेक्शन हो जाता है और कौमी असम्बली में नहीं होता तो हम 2/3 अक्सरियत कम से कम इन 2 सूबों में लेकर सामने आएंगे। ये बड़ा क्लेम फवाद चौधरी साहब की तरफ से सामने आया। इसके अलावा जो आज आम डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है लाहौर में, जिसमें यकीनन कहा यही जा रहा है कि यही डिस्कस हुआ है कि असम्बलियाँ तहलील करने के मामले पर क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए। और इस मुलाकात के फ़ौरन बाद वो इस्लामाबाद चले गए, लेकिन उन्होंने कहा यह है कि इमरान खान साहब का जब हुक्म आएगा असम्बली तहलील करने से मुतल्लिक तो एक लम्हा पर भी उस पर इंतज़ार नहीं किया जाएगा। मोहन इलाही साहब ने भी ये ट्वीट किया और लग यही रहा है कि काफ लीग की जो कन्विक्शन है PTI का साथ देने की इस मामले में वो बरकरार है। उन्होंने यही कहा कि इमरान खान साहब की अमानत है मेरी वजारत आला और जब वो कहेंगे मैं इससे दस्तबरदार हो जाऊँगा। इसके अलावा जो PTI की स्ट्रेटजी थी कि इस वीकेंड के ऊपर यानी कि कल या परसों वो ऐलान कर देंगे असम्बलियों के तहलील करने का, तो इसमें कुछ एक्सटेंशन जो है वो सामने आ रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो आला सतह की कमेटी है तहरीक इंसाफ की, ख़ास तौर पे जो पंजाब के मेंबरान हैं वो ये मशवरा दे रहे हैं कि 20 दिसंबर तक जो है वो असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और जो टाइमलीनेस है इसकी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रेशराइज़ करने के लिए गवर्नमेंट को, इसीलिए उनको इतना मार्जिन ना दिया जाए कि वो कोई हिकमत अमली इस दौरान वो तैयार कर लें। इसके अलावा जो अमरीकी साइफ़र का मामला है उस पर यकीनन इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इससे आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन FIA जो है वो इससे आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही और दोबारा से उन्होंने इमरान खान साहब को 6 दिसंबर को तलब किया इसमें ताकि इन्वेस्टिगेट किया जाए। और जो बड़ी डेवलपमेंट रही वो ये थी कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उनका कहना ये था कि जमहूरियत या जमहूरी निज़ाम जो है वो हमारे ममालिक में नहीं चल सकते और उन्होंने ये कहा कि जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अंग्रेज़ी बोली जाती है वहाँ पर अखलाकियात का मयार काफ़ी ऊँचा होता है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी फंक्शनल है और सदारती निज़ाम की तरफ एक मरतबा फिर से इशारा किया जिस पर डिबेट शुरू हो चुकी है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ज़ुहर साहिबा मौजूद हैं, तजिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा बिलाल कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, मावन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और महमूद मौलवी साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब आपसे आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि असम्बलियाँ तहलील करने की जो बाज़गत सुनाई दे रही है इस पर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद हुकूमत तैयार नहीं थी, इस पर पहले चैलेंज करती रही है कि आप ऐसा कोई मूव करें तो हम देख लेंगे, लेकिन अब जब ये मूव किया जा रहा है तो आप ये चाह रहे हैं किसी तरह इसको कंटेन कर लें, PTI को यहाँ ना जाने दें कि बिलाखिर जो है वो सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात कौमी असम्बली से पहले करवाने पड़ें। तो आपकी टेक क्या है इस पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया जी अपनी शो पर दावत देने का। देखिए, खान साहब ने ये जो एक सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च का इख्तिताम किया है 26 नवंबर को, वो एक एंटी क्लाइमैक्स था और खान साहब को मायूसी ये थी कि जिस तरह की फिजा वो उस दिन चाह रहे थे कि यहाँ पे एक अभाम हो, एक अनसर्टेनिटी की कैफियत हो, वो उनको नहीं मिली और जिस पे वो उनका ख्याल था वो कैपिटलाइज करेंगे और यहाँ पे मजीद जो है प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, दर्जा हरारत बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे, जो उनका हमेशा एक तर्ज अमल रहा है। और उस दिन उनके पास कोई और बात थी नहीं कहने को, कुछ आवाम को कहने को था नहीं, डेट वो दे चुके थे तो वो आए, उन्होंने आके ये एक बात दोहरा दी जो पहले भी उन्होंने कही दी है कि मैं इस निज़ाम का हिस्सा ही रहूंगा। बाय द वे ये वही निज़ाम है जिसमें से सुनने में आ रहा है कि इनके दीगर MNAs अभी तक तनख्वाहें भी ले रहे हैं, इनके साबिक वफाकी वजीर मिनिस्टर्स इनक्लेव से अपना लॉज तक से छोड़ने को तैयार नहीं है। वो खैर एक अलग बात है, मगर बात यह है कि खान साहब ने ये बात पहली दफा नहीं की, ये पिछले 6-7 माह से काफी दफा हम सुन चुके हैं जी कि मुल्क की इतनी नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात होंगे अब इसके नतीजे में, मगर खान साहब ने इस दफा फिर से आके कहा कि मैं इस निजाम का ऐसा नहीं रहूंगा, हमने असेंबलियों से लदा होने का ऐलान किया। मगर
मैं परवेज के सीएम से भी मुशावरत करूंगा, पार्लियामानी पार्टी से मुशावरत करके फिर आपको तारीख दूंगा। अगर वो वाकई में उस वक्त उनकी अगर लॉन्ग मार्च पे आके उन्होंने ऐलान करना था तो कहते हैं मेरे साथ महमूद खान साहब बैठे हैं, ये एक सीएम है, परवेज इलाही साहब दूसरे सीएम है, मेरी उनसे बात हो गई है, ये कल संजय तहलील कर देंगे। तो लेट्स सी, ये भी इनकी क्या अपनी तरफ से एक प्रेशर टैक्टिक है, ये व्हाट इट इज। मगर मैं आपको ये बात जरा जरूर वाज़ेह करना चाहूंगा कि देखिए, मौजूदा हुकूमत इसलिए नहीं चाह रही, PMLN या हमारे इत्तेहादी इसलिए इलेक्शंस का ये नहीं कह रहे कि इलेक्शंस वक्त में होने चाहिए क्योंकि हम इलेक्शन से कोई डरते हैं। हम सियासी जमात हैं, हम जमहूरी जमात हैं, हम इलेक्शंस के लिए तैयार रहते हैं। और बल्कि आपको याद होगा कि मौजूदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो मार्च में हुआ, जिसके नतीजे में अप्रैल में हमारी हुकूमत बनी, उससे पहले PDM और की जमातों का ही मौकफ था कि इलेक्शन होने चाहिए। मगर जब हमारी हुकूमत आई तो हमने और उसके बाद भी हमारा ख्याल था कि हम इलेक्शंस में, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा और आसान टाइम था सियासी तौर पे। मगर जब हमने मुल्की हालात देखे, बिलखुसूस मुआशी हालात देखे जो डिफॉल्ट के नहज पे ये मईशत को छोड़ के गए थे, उसके बाद ये गैर जिम्मेदाराना फैसला होता कि हम इलेक्शंस में जाते हैं। हमने इसीलिए उस चीज को संभाला और हम समझते हैं कि ये तसलसल अगर जारी रहेगा तो वो ही अवाम के लिए और हमारी मईशत के लिए भी और हमारी स्टेबिलिटी के लिए बेहतर होगा। अभी डिप्लोमेटिक सफारती ताल्लुकात में भी बेहतरी आ रही है। तो हम इस वजह से समझते हैं कि बिलाल साहब देखें ना, लेकिन आगाज में मरीम नवाज साहिबा हों या नवाज शरीफ साहब हों, कहा यही जाता है कि दोनों का मौक़िफ़ यही था कि फ्रेश मैंडेट के साथ आया जाए। तो आपकी पार्टी के अंदर भी तो डिवीजन थी ना इसको लेकर। नहीं देखिए, नहीं मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जी मार्च अप्रैल में पिछले साल हम खुद, हमारी जमात उससे पहले चाह रही थी कि इलेक्शंस हो और हमें सूट करता था। यकीन करें, हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करने के बाद भी हमें सूट करता था कि हम 2 हफ्तों में 4 हफ्तों में बजट पेश करने से पहले हम इलेक्शंस में चले जाते। पॉलिटिकली हमें सूट करता था, मगर ये रियासत को सूट नहीं करता था क्योंकि जिस टाइम पे आपकी मईशत दिवालिया होने के करीब थी, आपको IMF का प्रोग्राम रिवाइव करने की जरूरत थी। उस टाइम पे ये गैर जिम्मेदाराना होता कि आप केयर टेक के हाथ में छोड़ देते कि वो जिम्मेदारी संभाले। ना उनका काम है संभालना, ना वो संभाल सकते, वो सिर्फ एक बिजनेस एज यूजुअल को चला सकते हैं। और दूसरी बात, अगर खान साहब वाकई में ही इलेक्शंस को हल समझते मुल्की मसाइल का, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने से पहले उनके पास मुकम्मल इख्तियार था। उनको पता था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहे। उनने असम्बलियां उस टाइम पे नहीं तहलील की क्योंकि उनका असल मकसद कुर्सी से चिमटना है। उनको उस वक्त भी यकीन था कि वो गैर आईनी हरबे इस्तेमाल करके कुर्सी से चिमटे रहेंगे। और अभी भी इट हैज नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि मुल्क के मसाइल इससे हल होंगे। उनको सिर्फ ये है कि वो प्रेशर लगा के फिर से किसी तरह वापस कुर्सी पे आ सकते। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। महमूद साहब, आपको गुफ्तगू का हिस्सा बनाऊंगा। क्या लगता है जिस तरह से गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है, तो अब हम अभी तक बरकरार है कि डिसबिलीफ है थोड़ा सा कि आया आप ये ऐलान करते भी हैं या सिर्फ जलसे में कहा है? क्योंकि पहले वीकेंड का कहा जा रहा था, अब ये खबर भी सामने आ रही है कि आप 20 दिसंबर की कोई जो है वो मुशावरत हो रही है कि उससे पहले ऐसा इकदाम ना किया जाए। तो क्लैरिटी क्या है इस पर, क्या बता सकते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक चीज तो देखें, ये एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये है कि आप ये देखें ना कि हुकूमत कितनी बौखलाई हुई है। कुछ दिन पहले तक यही हुकूमत कहती थी कि जी खैबर पख्तूनख्वान के और पंजाब की गवर्नमेंट जिस दिन तोड़ेंगे हम उसी दिन हम भी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। अभी की बिल्कुल, ये बिलाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस टाइम पे जब ये चाह रहे थे, इनको सूट करता था। आज जो है असल में PMLN को सूट नहीं करता। उसकी वजह ये है कि पॉपुलैरिटी जो वो देख रहे हैं इमरान खान की और PTI की पंजाब में, बिलखुसूस पंजाब में, ठीक है ना, मैं ये कहूंगा कि उससे ये खौफजदा है। अब ये सोचते हैं कि अगर इस वक्त इलेक्शन हो गए तो ये तो 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी लेके जाएंगे। तो ये वजह है। और जहां तक आप कह रहे समझ देखें, सैटरडे के रोज हमने MPS को बुलाया हुआ है, सिंध से भी और मतलब क्या बोलते खैबर पख्तूनख्वा से भी। उसके ऊपर मीटिंग होगी MPS की और मुशावरत होके ये डिसाइड करना है कि देखें कैसे मूव करेंगे। देखिए, अब आ गई ये जो इस वक्त चल रहा है ना, ये बड़ी हेल्दी पॉलिटिक्स चल रही है। पार्टी के अंदर से रेजिस्टेंस दरपेश है आपको या सब एक पेज पर है? देखिए, इस वक्त देखिए जहां तक मेरी नॉलेज है, इस वक्त सब एक पेज पे है, मैं आपको कहूंगा। और देखिए, ये हेल्दी पॉलिटिक्स है कि देखिए वो चाह रहे हैं कि जी नो कॉन्फिडेंस आ जाए, हम चाह रहे हैं आज डिसॉल्व करना। कभी वक्त ऐसा भी होता है, कभी वो चाहते हैं कि डिसॉल्व हो जाए तो हम नहीं चाहते। ये एक बड़े नॉर्मल सा चीज है क्योंकि आज उनको सूट नहीं करता, कल हो सकता है हमको सूट ना कर रहा हो।
सही। आज हमें सूट करता है कि डिसॉल्व करके री इलेक्शन में जाना, ठीक है। क्योंकि देखिए जितनी जल्दी हम इलेक्शन में जाएंगे उतने हमारे अंदाजे के मुताबिक हम ज्यादा से ज्यादा सीट लेंगे। ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका। जुनैरा साहिबा, थैंक यू फॉर वेटिंग सो पेशेंटली। आपसे पूछना ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्पांस आया, आपको सीरियस लगता है कि अभी इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत बड़ी है इलेक्शन की, इसीलिए इसको डिले कर दिया जाए, या फिर वो इलेक्टोरल डिफीट से जो है वो खौफज़दा है इसीलिए नहीं जाना चाह रहे इलेक्शन में? और दूसरा सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब अपने इस ऐलान पर जो है वो रद्द अमल भी अपना जो है वो उसी तरह रखेंगे, या फिर आपको लगता है कि इसमें भी कोई तब्दीली आ सकती है कि जलसे में कह दिया लेकिन असल में शायद ऐसा ना करें? थैंक यू मुजम्मिल। देखिए, जहाँ तक इकोनॉमिक कॉस्ट की बात है तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये तो और ज़्यादा एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स इन पाकिस्तान। IMF इज़ नॉट रेडी टू टॉक टू यू बिकॉज हमने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ। और ये जितने भी इंटरनेशनल लेंडर्स होते हैं, ये जब आपसे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इनके लिए इम्पोर्टेंट होती है वो होती है आपके फॉरेन रिजर्व्स। आप उनकी जो भी आपने उनके साथ नेगोशिएट किया, आप उसको कितना ऑनर करते हैं, प्लस जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है इन द मैसेस, क्या वो स्टेबल गवर्नमेंट है या नहीं है। अब अगर उनको ये नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ ये कि ये हुकूमत नाकाम हो रही है, बल्कि ये IMF से जो कुछ कमिट कर अभी तक 6-7 मंथ्स में जो कमिट किया है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर विद इन 7 to 8 मंथ्स एक ही गवर्नमेंट का दूसरी दफ़ा चेंज हो चुका है। हम तो PTI को बहुत तनकीद करते थे ना कि बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो जस्ट दिस गवर्नमेंट के 7 to 8 मंथ्स में ही इनके 2 मिनिस्टर्स चेंज हो गए हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इनका अपना ही मिनिस्टर जो कुछ कमिट करके आया IMF से, मिफ्ता इस्माइल डार साहब, उसको ऑनर नहीं कर रहे। सो व्हाट काइंड ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट आर वी टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली? तो नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 45 अरब का खर्च आएगा, उसकी बात हो रही है। देखिए, 45 अरब की जो आप बात करें, मेरे सामने जो इस वक्त फिगर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के पास तो अपनी सैलरीज देने के पैसे नहीं हैं। जो जून में उन्होंने 47 अरब जो दरख्वास्त की थी और जो 6 अरब 50 करोड़ मंजूर भी हो गए थे वो भी उनको नहीं मिल रहे, और वो डार साहब ने उनको क्लियरली कहा कि आप फाइनेंस डिवीजन से बात करें। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन इलेक्शन कमीशन जिसके पास अपने इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए पैसे नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ इट वो ये कर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टिजनशिप की मिसाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम फौरन पंजाब में और KP में तो करवा देंगे, लेकिन पंजाब में जो हमने बलदियाती इलेक्शन कराने हैं वो भी करा देंगे। सो डाइकोटमी, देयर इज टू मच गोइंग ऑन एंड वी डोंट नो कि इसमें से सच्चाई क्या है। मतलब आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब जो पार्टिजनशिप की बात करते हैं इलेक्शन कमीशन पर, वो ठीक है, और अगर वो करते हैं तो फिर इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे नए इंतखाबात वो मांग रहे हैं, क्या उसके रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे वो? देखिए, हुआ ये है कि इन बाय पोल्स में इसी इलेक्शन कमीशन के होते हुए भी रिगिंग नहीं हो सकी। उसकी वजह ये नहीं थी कि कोई बहुत मैकेनिज्म बहुत चेंज हो गया था हमारा इलेक्टोरल। उसकी सिंपल रीज़न थी कि इस कदर PTI की सपोर्ट थी जो ट्रांसलेट हुई इनटू द इलेक्टोरल सिस्टम कि किसी से रोका नहीं जा सका उसको। सो मेरे ख्याल में उस कॉन्फिडेंस की बेस पे इमरान खान समझते हैं कि ये जैसे मर्जी इलेक्शन करा लें, कम से कम ये इलेक्शन हमारा है, उससे आगे की बात आगे देखी जाएगी। लेकिन वो मुल्तान और कराची में हार गए, दोनों जगह उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, डिफीट एक्सेप्ट नहीं की। Well, this is a common practice of our politicians. वो कभी भी हारने के बाद हार तस्लीम तो नहीं करते। मुझे कोई एक एग्जांपल दे दें जिसमें किसी ने बहुत ऑनरेबली ये कहा हो कि हाँ जी यहाँ हमसे गलती हुई है। तो द पॉइंट ऑफ द फैक्ट इज कि ये जो गवर्नमेंट है इसके नैरेटिव इतने शिफ्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर व्हेन दे सेड कि इलेक्शंस होने चाहिए, देन कम टू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसमें इन्होंने तब्दील की हुकूमत और खुद ले ली। उसके बाद इन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल कोई बहुत किला फतह कर लेंगे, PhD किए हुए हैं, उनको फेल किया इन्होंने, दे जस्ट थ्रू हिम अंडर द। वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ आर्टिकल्स लिख रहे हैं आजकल। उसके बाद ये डार साहब को ले आए, और डार साहब जब लंदन से चले तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आना शुरू हुआ हूं तो स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल में आ गई है, और अभी तक इनको देख लें, अभी तक इनका पैनिक मोड जो है। ठीक है, पॉइंट आ गया जुनैरा साहिबा आपका। बिलाल साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी, आपसे पूछना ये चाहेंगे, जिस तरह से अता तारड़ साहब ने भी ये बात की कि हमेशा से परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हाउसेस ऑफ पावर के साथ होते हैं,
तो आपका ख्याल क्या ठीक है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो कहीं ना कहीं जाकर इमरान खान साहब से बेवफाई कर देंगे, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक लग रहा है अब तक जो बयानात सामने आ रहे हैं आज की मीटिंग के बाद भी, तो लगता नहीं है ऐसा कि वो आपके कैंप को फेवर करने वाले हैं। जी देखिए, मैं मुजम्मिल साहब आपके सवाल पे आने से पहले, चूंकि जुनैरा साहबा ने अभी IMF के हवाले से एक दो बातें की, तो मैं जरा उसको एड्रेस करना चाहूंगा। देखिए, ये बात कतन से दुरुस्त नहीं है कि IMF के साथ गवर्नमेंट की बातचीत नहीं हो रही या कोई कमिटमेंट ऑनर नहीं हो रही। तो आई वांट टू कैटेगोरिकली डिनाई दिस एंड एड्रेस दिस। उसकी वजह यह है कि IMF के साथ आज भी मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी ऑफिशियल से बात हुई है, स्टेट बैंक के भी ऑफिशियल से बात हुई है। वो अभी भी ऑन अ डे टू डे बेसिस IMF के साथ डायलॉग जारी है। एक चीज को जो अप्रिशिएट करना जरूरी है वो ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले पिछली हुकूमत ने अपने हाथ से अपना किया हुआ मुआहदा IMF के साथ फाड़ा। हमें बड़ी मेहनत करके बड़े मुश्किल फैसले लेके IMF को वापस टेबल पे लाके उस प्रोग्राम को हमने रिवाइव किया। उसके अंदर यस यकीनन एक फ्रेमवर्क, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सेट हुआ, उसमें कुछ कंडीशन सेट हुई और उसके बाद सैलाब आने के बाद आपका सारा वो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क डिस्टर्ब हो गया। वो प्लान ऐसा नहीं रहा। अभी एट द वेरी मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट आपके स्टेट के डिफरेंट फाइनेंस रिलेटेड इदारे जो हैं वो IMF के साथ ऑन अ डेली बेसिस इंगेज्ड है और फ्लड की जो डैमेज नीड असेसमेंट है उसका डेटा शेयर कर लिया गया है। उसके नतीजे में जो आपके ओवरऑल फिस्कल और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड जितने भी आपके मामलात हैं उसके ऊपर डेटा शेयर हो रहा है। तो वो एक रेगुलर एक्सरसाइज जारी है और प्रोग्राम इज स्टिल वेरी मच देयर। बिलाल साहब, लेकिन जो बैंकरप्सी की खबरें हैं उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब की भी मैंने मिसाल दी, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी 90% जो है वो डिसबिलीफ में कुछ अच्छा होगा। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो 100% से तजावुज़ कर चुका है। तो ये जो अशारी हैं ये कुछ और बता रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि खतरा टल चुका है डिफॉल्ट का। जी देखिए, डिफॉल्ट का एक तो मुझे कैटेगोरिकली जरा डिनाई करनी दीजिए जी कि डिफॉल्ट का कोई रिस्क नहीं है एट द मोमेंट। फॉर द रीजन फॉर दैट इज कि एक तो कल आप देखेंगे हमारा बॉन्ड जो मंडे को मैच्योर कर रहा है उसकी कल ही पेमेंट हो जाएगी चंद दिन कबल। उसके बाद आगे का भी इंशाल्लाह हमारा कोई अभी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स विल बी मेट। हमें AIIB से ADB से इनफ्लोज आ चुके हैं, मजीद कमिटमेंट्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। IMF का रिव्यू इंशाल्लाह अनकरीब हो जाएगा, उसकी बैक के ऊपर आपको मल्टीलैटरल्स की भी और IMF की अपनी इनफ्लोज भी आ जाएंगी। तो देखिए, आई विल नॉट क्लेम कि मईशत बहुत कोई जबरदस्त शेप में, हमने बड़ी बुरी शेप में इनहेरिट की, अभी भी अवाम के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, पर इसको हम साथ साथ एड्रेस करते रहेंगे। और जो दूसरी बात आपने की, देखिए कोई भी मिफ्ता इस्माइल साहब भी इमरान खान साहब को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से हम यहाँ पे। हाँ, एक बात जिसके ऊपर हम सब ओवरऑल इत्तेफाक करते हैं वो ये करते हैं कि एक तो IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो गया, मगर एक चीज इंटरनल डिसिप्लिन, और ये सागदार साहब भी अपनी तकारीर में कहते हैं कि हमें अपने घर के अंदर फिस्कल डिसिप्लिन रखेंगे तो ही हम आगे इस पतली से उतरना हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें फिस्कल डिसिप्लिन भी लाना है और आगे सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स और टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना होगा, उसके लिए दीगर इकदाम बढ़ाने होंगे। तो गवर्नमेंट अभी यही एक फाइन बैलेंस जो है वो उसको करने की कोशिश करी है, इस बैलेंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है कि हम अपना फिस्कल डिसिप्लिन भी लाएं, सैलाब जदगान की मदद भी करें और आवाम के ऊपर एट द वेरी सेम टाइम बोझ भी ना पड़े। और सर, पंजाब का जो मैंने सवाल किया, हाउ आर यू गोइंग टू सेव पंजाब असेंबली, वो जो बात हो रही है, तरीका तो कोई नजर नहीं आ रहा उसमें। नहीं देखिए, उसके ऊपर तो लास्ट टाइम भी आपने देखा है कि एक सक्सेसफुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंप्लीमेंट किया था PMLN ने और हमारे इत्तेहादियों ने। और अब डिफेक्शन नहीं हो सकता ना कोर्ट के फैसले के बाद सर। जी, बट वो देखिए उसके ऊपर जो लोग उसमें हमारी पार्टी के इन्वॉल्व हैं, मैंने जो देखा है, देखिए उनकी दे आर स्ट्रेटेजाइजिंग एंड दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम इस स्टेज पे ही अपने सारे जो है कार्ड शो कर दें, क्योंकि वो हमारी अपनी स्ट्रैटेजी को भी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। मगर जो भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो नंबर गेम है उसको देख के इंशाल्लाह जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो इम्प्लीमेंट ठीक है। आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद जो आपकी जमहूरियत से मुतल्लिक स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले असम्बलियाँ तहलील करने का जो मामला है उस पर डिस्कशन जारी थी और जो साइफ़र का मामला है जिस पर इमरान खान साहब ने सारा बयानिया तश्कील दिया था कि मेरी हुकूमत को इसलिए हटाया गया क्योंकि अमरीकी साजिश हुई है, उस पर FIA ने जो है वो प्रोसीडिंग के लिए इमरान खान साहब को तलब किया। इस पर टेक लेते हैं। महमूद साहब, दूसरी मरतबा FIA बुला रही है इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को। इतना सीरियस मैटर है कि आपकी गवर्नमेंट चली गई इस वजह से, तो आप पेश क्यों नहीं हो रहे फिर?
देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि इसको जो है हुकूमत क्या रंग देना चाह रही है हमारे समझ में इसलिए नहीं पड़ रहा है कि पहले तो हुकूमत कहती थी कि जी ये जो है कुछ भी नहीं है, अब वो कह रहे हैं हमें इसकी इंक्वायरी करनी। देखिए पेश होने में मेरे ख्याल से कोई खबार नहीं है इस वक्त। तो आपको पता है देखें कि खान साहब का वो अभी जख्म भरा नहीं है और मेरे ख्याल से पेश होने में हमें क्या है, हम तो जो भी चीजें ओपनली कह रहे हैं, बल्कि यहाँ तक भी खान साहब ने कहा कि देखें जी हम जो है जो चीज होगा हम उसको क्लेरिफाई करेंगे। महमूद साहब, लेकिन खान साहब ने ये भी फरमाया ना कि हम इससे आगे बढ़ चुके हैं, मजीद इस पर बात नहीं करनी। क्या ये वजह है कि आप FIA को भी यही चाह रहे हैं कि वो भी आगे बढ़ जाएं इससे? बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि देखिए अभी जो है हम जैसे सब कह रहे हैं कि मुल्क के हालात सही है, तो हम नहीं चाहते हैं कि देखिए जी कन्फ्रंटेशन जो है अमेरिका से ले। और उसकी वजह ये कि देखिए इस वक्त जो है अगर मजीद कन्फ्रंटेशन और इन इश्यूज के ऊपर होगा तो बदमजगी और ये चीज होगा, तो इसको हम इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन FIA को कैसे रोकें उस पर, क्योंकि मामला काफ़ी संजीदा था ना, क्योंकि आपकी पूरी हुकूमत चली गई इस पर और डिप्टी स्पीकर ने ईवान में आकर कहा कि सारी अपोजिशन जो है वो साजिश का हिस्सा है। तो आपको नहीं लगता कि इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए इतनी जल्दी, इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए? देखिए इन्वेस्टिगेशन उस वक्त होनी चाहिए थी। अब जब ये है कि जब इतने आगे निकल गए हैं और वो चीजें जैसे खान साहब ने ये भी कह दिया कि हमारी अमेरिकन हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर भी चाहिए, सब यही कह रहे हैं, तो हमें ताल्लुकात भी ठीक करने हैं। तो अब इन चीजों को अगर लेके हम इश्यूज बनाते रहेंगे तो आगे इकोनॉमी को देख के सबको देख रहे। देखिए आज जो है बाहर के दुबई जो है डॉलर ट्रेड हो रहा है 260 रुपए में, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आज आप दुबई में डॉलर देंगे तो पाकिस्तानी 260 रुपए मिल रहे हैं। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। 224 रुपए है जी, 224 और 60 में आप देखें फर्क कितना हो गया। इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हर चीज मालूम पड़े। इंपोर्ट्स हालांकि रोक भी लिए, मेरे बहुत सारे इंपोर्ट्स रोकने के बावजूद ये हालत है। सही, ठीक है। बैंकों में जो एसेंशियल आइटम के लिए जो एलसीज खुली हुई है उसमें $1,00,000 से ऊपर वो भेज नहीं रहे हैं। ठीक तो आप ये देखें ना, इस वक्त मेरा ख्याल से इकोनॉमी को हमको सबको मिलकर इकोनॉमी को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए बनिस्बत के। अभी देखिए ना जो पॉलिटिक्स है इश्यूज के ऊपर जो है वो अलग चीज है, इकोनॉमी के ऊपर तो मैंने तो अपने पहले भी कई बयानों में कहा था कि एक जैसे मिसाल के जमहूरियत बनी, इकोनॉमी के ऊपर भी मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिकल पार्टीज को सेंसस पे आना चाहिए। वो मिसाल जमहूरियत को भी खान साहब ने मुकमुका कह दिया ना। अब देखो उस वक्त हम तो उसमें थे नहीं। अच्छा, आप नहीं थे उसमें, लेकिन तज्जिया तो खान साहब ने किया ना उस पे, के नहीं? देखिए पीटीआई उसमें नहीं थी, मगर इकोनॉमी के ऊपर अगर मेरे ख्याल से इसके ऊपर आ जाए, सब लोग आ जाए तो एक वैसे मिसाके मैशत की भी सबसे पहले पेशकश जरदारी साहब ने ईवान में दी थी, जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया था 3 साल पहले। हाँ मगर देखें अभी वो देखते हैं जब देखें इसके ऊपर आप ये देखें कि जरदारी साहब भी इस वक्त खामोश है। हाँ। और जहां तक देखें परवेज नहीं, पंजाब बचाने आ रहे हैं, वो खामोश तो नहीं है वैसे। भाई नहीं, वो पंजाब बचाने आ रहे हैं, व्हाई नॉट। देखिए ये सियासत है, वो बचाने आएंगे, हम गिराने जा रहे हैं। जब हम बचा रहे थे वो गिरा रहे थे, ये नॉर्मल चीज है, कोई अब नॉर्मल नहीं है। और मेरे ख्याल से हेल्दी पॉलिटिक्स है, हर एक का हक है पॉलिटिक्स करना। भाई वो किसी तरह से गवर्नमेंट को हटाए, हम किसी तरह से गवर्नमेंट में, इसमें कोई अनहोनी बात तो है। महमूद साहब पॉइंट आ गया आपका। जुनारा साहब आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रही थी, और ये अभी गुफ्तगू आपने सुनी FIA से मुतल्लिक इमरान खान साहब की जो रिलक्टेंस है FIA में पेश होने पर, आपको लगता है यही है कि वो अब इस पर फोकस नहीं करना चाह रहे कि मेरी गवर्नमेंट अमेरिका ने गिराई, कोई बात नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ? लेकिन ब्रेक से पहले मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हुकूमती ओहदेदार कोई भी बात करता है तो वो कहता है कि हम इस चीज़ को भी, इसका भी रिबटल दे रहे हैं और इसको भी मुस्तरद कर रहे हैं और फलां चीज़ को भी कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन हमने तो वो चीज़ें देखनी है ना जो दुनिया लिख रही है। रॉयटर्स लिख रहा है कि IMF को आपने अभी तक वो चीज़ें जो एक एस्टिमेट्स देने थे कि फ्लड्स की वजह से आपकी इकोनॉमी इस वक्त कहाँ खड़ी है, आपने अभी तक वो एस्टिमेट्स ही नहीं दिए हैं। और फिर चलिए मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे तो सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि एक हफ्ते में
तकरीबन 23 स्टेपल फूड आइटम्स जो हैं उनमें रिकॉर्ड 35% इजाफा हो गया, और इसमें प्याज है, चीनी है, अंडे हैं, चिकन है, पोटैटोज हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मैं आपको कोट कर रही हूँ। और इसी तरह इन्फ्लेशन बाय टुमारो वाज 30.16। इन्वेस्टर्स कॉशियस हुए में हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बैंकिंग चैनल से आपको रेमिटेंसेस भेजना शुरू किए थे, दे आर बैक टू हवाला एंड हुंडी। तो मुझे आप जितनी मर्जी इकोनॉमिक्स की टर्म्स बताएं, मेरे लिए तो ये चीजें मैटर करती हैं। इसी तरह लोगों का किचन चल रहा है कि नहीं चल रहा, दैट मैटर्स। उसके अलावा जहां तक ये साइफर की बात है, देखिए इंक्वायरी वो होती है जो किसी इंडिपेंडेंट पैनल पे हो। अगर लड़ाई इस हुकूमत के साथ है और ये हुकूमत ही कोई इंक्वायरी कराती है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। ये उसी तरह जैसे अरशद शरीफ के कत्ल के लिए उनकी वालदा कहती हैं कि मुझे इस गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो ये साइफर मामला बहुत सीरियस है, इस पे बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जो पहली 2 नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स हुई हैं उसमें जो मुतजाद बयान आए हैं उनको भी सामने रखें तो पता चलता है कि कुछ तो गलत है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। बिलाल साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी। इसके अलावा खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उनका कहना यह है कि सिर्फ एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़ में जमहूरियत काम कर सकती है, वहाँ अखलाकियात के मयार बहुत ऊँचे होते हैं, यहाँ पर नहीं होते। कोई भी करप्शन करके गवर्नमेंट में आ जाता है। तो आपका ख्याल है कि वो चाहते यही हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती रहे, या फिर वो आपको टॉन्ट कर रहे हैं कि बिकॉज यू गेट री इलेक्टेड ओवर एंड ओवर अगेन? तो वो उनका बेसिक ग्रीवेंस ये है। जी मुजम्मिल साहब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगर मैं जरा एक माजरत मगर देखिए ज़ुनैरा साहिबा ने एक तो बड़ी स्पेसिफिक फैक्चुअल बातें की थी जिसको मैंने एड्रेस किया। देखिए एवरीवन हैज द राइट टू राइट व्हाट दे वांट एंड टू ओपाइन एंड टू एनालाइज एंड इट इज देयर राइट, और हमारा काम है बतौर हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव, जमाती रिप्रेजेंटेटिव्स कि हम यहाँ पे आके जवाब दें और अपने अकाउंटेबल रहें। मगर देखिए उन्होंने 2 बातें, उन्होंने एक ये कहा कि IMF के साथ बात रुक गई है, प्रोग्राम आगे नहीं चल रहा। तो मैं आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, बातचीत चल रही है, मैंने वो चीज एड्रेस की। दूसरा उन्होंने कहा कि वो एस्टिमेट्स अभी तक नहीं बने, डैमेज नीड असेसमेंट रिपोर्ट EU, ADB और UN की हेल्प से बन गई है और वो IMF को भी पिछले हफ्ते सबमिट कर दी गई है। बिलाल साहब, वो इन्फ्लेशन की बात कर रही है जो 30% पे पहुंच चुकी है, अनप्रेसिडेंटेड है, वो तो फैक्ट है ना की थी। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो फ्लड असेसमेंट रिपोर्ट की उन्होंने क्या कहते हैं पिछले हफ्ते IMF को सबमिट किए। फ्लड्स की ही वजह से जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे फर्क पड़ रहा है, उस वजह से ही अब डिस्कशन जो है, जो आपका रिव्यू है, वो थोड़ा ज्यादा it is delayed, things are complicated because of that, but they're working through it, they're thrashing through the data and it's a daily dialogue between IMF and Pakistan। कोई बात नहीं का नाराज होके आपस में कोई बातचीत नहीं चल रही, तो ये मैं कैटेगोरिकली फिर से कहना चाहूंगा। सेकेंडली जो आपने इन्फ्लेशन की बात की, यकीनन अभी महंगाई की शरह अभी भी ऊंची है, मगर उसमें मामूली सा डिक्लाइन आया है। आपका भी 23% लास्ट फिगर आया है, 3% डिक्लाइन आया है, और आगे भी हम इंशाल्लाह उम्मीद करें कि बेहतरी आएगी। उसकी एक वजह, और फूड इन्फ्लेशन में भी थोड़ी कमी आई है, और इसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि फ्लड के दौरान जो आपकी क्रॉप्स डैमेज हुई थी, उसके बाद जो सप्लाई शॉक आया था, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। इसके अंदर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए इसके अंदर सूबाई हुकूमतें, क्योंकि खासतौर पर PTI की सूबाई हुकूमतें हैं, KP में भी और पंजाब में भी, तो उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आमतौर पर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फोर्स करना होता है। अगर कहते हैं किसी भी किस्म की प्राइस मैनिपुलेशन हो रही है या वहां पे कोई कार्टलाइजेशन हो रही है, तो इनको भी अपना जवाब देना चाहिए कि कहाँ पे इनकी प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज जो प्रोविंशियल सतह पे, जिलाई सतह पे होती हैं, दे शुड आल्सो बी आस्क्ड। अब आपने जो दूसरा सवाल किया मुजम्मिल खान साहब का रिगार्डिंग जी सदारती निजाम पे, देखिए ये इनका मुझे नहीं पता क्या ख्वाब है। देखिए इट इज एन ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी जो खान साहब में है। सही, जहाँ पे बाकी मुल्क समझता है कि मुल्क के अंदर डेवोल्यूशन ऑफ पावर से हमारे मसाइल हल होंगे, मैं तो मिसाल के तौर पे समझता हूँ कि हमें मजीद पावर को ट्रांसफर करना चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स में, तो तभी जाके हमारे मसाइल हल होंगे। जिलों के मसाइल, जब गली कूचों के मसाइल के लिए एक शहरी जो है वो अपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के पास जा सकेगा, लाहौर जाने के बजाय या इस्लामाबाद जाने के बजाय या कराची जाने के बजाय, तो ज्यादा आसानी आएगी। खान साहब का असल में ये समहाउ बिलीफ है कि सब जब तक सारी की सारी पावर मेरे पास कंसंट्रेट नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वो 18th अमेंडमेंट की आपने डेवोल्यूशन की बात की, वो ओपनली अपोज करते हैं उसको। जी वही मैं कह रहा हूँ ना, तो एक ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी, यही जनरल मुशर्रफ चाहते थे, यही वो सारे आमिर चाहते थे, यही एक डिक्टेटर की ड्रीम होती है ना जी। तो एक डिक्टेटोरियल और इनकी एक ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज है, ये उसी की निशान। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। महमूद साहब आप जवाब दे दीजिए, अगर जमहूरियत सही निज़ाम नहीं है फिर आपको कौन सा निज़ाम चाहिए? आप पार्टी मंशूर तब्दील कर लें कि हमें सदारती निज़ाम चाहिए, इसके तहत इलेक्शन ना लड़ें आप? देखिए सदारती निज़ाम इस मुल्क में उसी वक्त आएगा जब कोई भी हुकूमत आएगी 2/3 मेजोरिटी के साथ, उसके बाद
तो इस वक्त तो हमारी बात करना कि जी सदारती निज़ाम, ये तो बिल्कुल ही मैं कहूँगा गलत है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त तो हम जो है डेमोक्रेटिक सेटअप के हिसाब से जो जा रहे हैं, तो इसी हिसाब से जाए। मतलब खान साहब ने गलत कहा है, आप कह रहे हैं? नहीं, खान साहब ने गलत नहीं। खान साहब ने कहा कि देखें जी, उन ममालिकों में ज्यादा चल रहा है बनिस्बत इधर। देखिए, अगर आप उस हिसाब से देखें तो इस्लामिक ममालिकों में देख लें, वहां पे जो है वो भी सदारती निज़ाम है। महमूद साहब, कॉलोनियल हैंगओवर नहीं है? अयूब साहब ने भी मार्शल लॉ के फौरन बाद कहा था कि गर्म जहां पर ममालिक होते हैं वहां डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती। ये वही थीसिस पेश कर दिया खान साहब ने। देखिए, मेरे ख्याल से अगर इन थीसिस मैं कहूँगा गलत नहीं है। उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेसी में देखिए कोई रिजल्ट्स नहीं दे रही है ना। अगर वो ये कह रहे रिजल्ट्स कहाँ दे रही है, उसकी वजह ये है, अगर वो रिजल्ट्स डेमोक्रेसी दे रही होती तो मेरे ख्याल से कोई दूसरी तरफ तो सोचता ही नहीं। आप ये देखें ना कि रिजल्ट मतलब आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फेवर करते हैं, 2/3 अक्सरियत आएगी तो आप उस निज़ाम की जानिब चले जाएंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चले जाएंगे, मगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी पार्टी जाएगी वो उसी वक्त जाएगी जब उनके पास जो है 2/3 वो वोट्स होंगे। उसकी वजह है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब आएगा तो चीजें मतलब जरा आसानी से हल होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महमूद साहब मौजूद थे, जुनैरा साहिबा मौजूद थी और बिलाल मौजूद थे। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।